So, welcome back once again. Today we are going to discuss right to freedom. Right to freedom has been given in the constitution from article 19 to article 22. तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शंस. तो आर्टिकल 19 पहला बात ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब आप अपने व्यूज़ को रख सकते हो, बोल सकते हो, बट कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो दूसरे के डिग्निटी को हर्ट करे. टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. आप एक जगह जमा हो सकते हो लेकिन बिना हथियार के. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स. आप यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, कोऑपरेटिव बना सकते हो. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे कि 6 शेड्यूल में जो आपका प्रोटेक्शन दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे स्टेट को, आप वहाँ नहीं जा सकते हो. जिन स्टेट में इनर लाइन परमिट होता है आप वहाँ नहीं जा सकते हो बिना परमिशन के. और जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो कोर एरिया होता है आप वहाँ नहीं जा सकते हो बिना परमिशन के. तो इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. आप चाहे पूरे भारत में कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. However, the freedom guaranteed by Article 19 Clause 1 are not absolute, and each of these right is liable to be controlled, curtailed and regulated to some extent by law made by Parliament or respective state legislature. That means Article 19 consists of a set of freedom, and this freedom can be restricted by Parliament or state legislature. जैसे कि इमरजेंसी के टाइम जब इमरजेंसी आर्टिकल 352 दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. Accordingly, clause 2 to clause 6 of Article 19 lay down the ground and purpose for which a legislature can impose reasonable restriction. तो आर्टिकल 19 clause 2 that means to assemble peacefully without arms, to clause 6 इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इश्यू करती है. तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 सर्व टू पर्पस. तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाने का आखिर मेन मकसद क्या है? अगर किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए. तो उसका रीज़न ये है, they specify that these freedom are not absolute but are subjected to regulation. They put a limitation on the power of a legislature to restrain this freedom. मतलब अगर कुछ भी इंडिया में उस तरह का कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर का या फिर इमरजेंसी का अगर कुछ भी इस तरह के हालात बनते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे राइट्स को सस्पेंड भी किए जा सकते हैं. 3 important characteristics of reasonable restriction imposed are: the restriction can be imposed only by or under the authority of law. No restriction can be imposed by executive action alone without a corresponding law. इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है अथॉरिटी, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी अथॉरिटी है और हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका मन जो करेगा रेस्ट्रिक्शंस का वो लगा देंगे. अगर कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो उसका एक लॉ में बैकिंग होना चाहिए. अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ तो सेक्शन 144 जो आपका कर्फ्यू वाला है, सेक्शन 144, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर 4 या 5 लोग एक साथ आप असेंबल नहीं कर सकते हैं, तो अगर किए तो वो वॉयलेशन ऑफ लॉ है, आपको पनिशमेंट हो सकती है. तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन 144 अपने मन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्पोज कर दे रहा है. उसको इम्पोज करने के लिए उसे पावर दिया गया है, उसका प्रॉपर लॉ है. तो कोई भी अगर रेस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर अथॉरिटी लगा रही है तो उसका लॉ में बैकिंग है. अगर लॉ उसका परमिशन दे रही है तभी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है. अगर लॉ नहीं कहती है तो कोई भी अथॉरिटी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है. ईच रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल. दैट मीन्स अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग रहा है तो वो वेरीफाइड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए.
देयर मस्ट बी अ पर्पस फॉर विच सच रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड. देयर शुड बी अ सॉलिड पर्पस. विदाउट पर्पस यू कैन नॉट curtail द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. और यहाँ पर बात हुआ जुडिशियल रिव्यू का. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अथॉरिटी है मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दे रही है, चाहे उनका कितना भी रीज़न हो, अच्छा हो, चाहे कोई भी पर्पस हो, अच्छे पर्पस से हो या ख़राब पर्पस से हो, अगर वो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन कल दिन लगा देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं. हम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर ये जुडिशियल रिव्यू होगा. Whether a restriction is reasonable or purposeful is to be determined finally by courts when a law is challenged as unconstitutional. Hence, restriction imposed by the legislature on freedom are not final or conclusive and is open to judicial review. तो कल दिन अगर मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, दैट मीन्स मेरे फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है उसे ख़त्म कर देती है, तो हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं डायरेक्ट, तो जो अथॉरिटी मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, किस लॉ के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, क्या वो रीज़नेबल है या नहीं है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है. अगर ये सब नहीं हुआ तो जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि आप जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, आप उसे हटा लें. इज़ राइट टू इंटरनेट एक्सेस अ फंडामेंटल राइट. क्या इंटरनेट जो हम चलाते हैं, राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है या नहीं. तो रिसेंटली क्या हुआ था, जब आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पार्लियामेंट में पास हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर को आपका बदल दिया गया यूटी में. तो वहाँ पर इंटरनेट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था. तो वहाँ के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि आखिर अगर हमारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो इंटरनेट के ज़रिए ही हम पेमेंट करते हैं दुकानों में, इंटरनेट के ज़रिए ही हम अपने व्यूज़ को रखते हैं. तो अगर आपको मैं पहले बताऊं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. दैट मीन्स इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग पेमेंट करते हैं दुकानों में. अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बिजनेस भी हैम्पर होगा. दैट मीन्स ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स अगर हम कुछ बोलना चाहें, अपने व्यूज़ को रखना चाहें तो नहीं रख पाएंगे. तो इंटरनेट एक बेसिक मीडियम है जिससे हम अपने आर्टिकल 19 के राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं दलीलों के साथ एक पिटीशन फाइल हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स जो राइट टू इंटरनेट है, दैट मीन्स एक्सेस टू इंटरनेट, ये मतलब एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 19 के अंदर है, ये चीज़ छुपा हुआ है. Supreme Court affirmed that the right to freedom of speech and expression as guaranteed to all citizens under the first section of the article cover the right to go online. तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि राइट टू इंटरनेट हम फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट टू इंटरनेट नहीं रहेगा तो लोग अपने फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. तो इंटरनेट सर्व एज अ मीडियम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 19. सो लोगों को इंटरनेट मिलना चाहिए वहाँ. तो इनका ये ऑर्डर रहा कि अगर आप 4G सर्विस बहाल नहीं कर सकते हैं तो आप 2G ही कीजिए, 3G ही कीजिए, मगर आप वहाँ इंटरनेट सर्विस बहाल कीजिए ताकि लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके, अपने बात को रख सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस कर सके. इन इफेक्ट इवन इफ लेफ्ट अनसेड दिस वुड मेक नेट एज ए फंडामेंटल राइट. मतलब अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसके जरिए आप फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. तो इससे हम ये डिसिफर कर सकते हैं कि इंटरनेट भी एक तरह का फंडामेंटल राइट्स है, बट हम उसको प्योर सेंस में फंडामेंटल राइट्स नहीं कह सकते हैं. अब आते हैं आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 सेज दैट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपका क्या राइट है, अब वो जानते हैं.
नो पर्सन shall be convicted of any offence except for the violation of law in force at the time of the commencement of the act। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो क्राइम कर रहे हो या फिर कोई भी लॉ को वॉयलेट कर रहे हो, तो जो पनिशमेंट जब आप किसी भी लॉ को वॉयलेट कर रहे हो, उस लॉ में जो पनिशमेंट उस टाइम होगा वॉयलेशन के टाइम पे, वही पनिशमेंट आप पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज कोई लॉ को तोड़ा है, उस लॉ में सो एंड सो पनिशमेंट है, कल दिन वो लॉ चेंज हो गया तो जो नया पनिशमेंट आएगा वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो आप जिस टाइम लॉ का वायलेशन किए हैं और क्या पनिशमेंट है उस टाइम उसके लिए, वही आपके ऊपर लागू होगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी आदमी को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं डबल जियोपार्डी। सो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डबल जियोपार्डी। दैट मीन्स अगर कोई आदमी एक बार क्राइम किया है तो उसे सज़ा भी एक ही बार होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार क्राइम किया है और उसके लिए सज़ा 2 बार भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपने बहुत जगह देखा होगा, लोग बोलते हैं कि लोग खुद के खिलाफ गवाही दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप थाना जाते हैं, अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती है कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। दैट मीन्स पुलिस ये नहीं कह सकती है आपको कि आपने जुर्म किया है, आप उस जुर्म को एक्सेप्ट करो। दैट मीन्स पुलिस कैन नॉट फोर्स यू टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। That means law cannot deprive anyone from their personal liberty or life except by the procedure established by law। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिबर्टी और लाइफ को भी ख़त्म किया जा सकता है, आपको डिप्राइव किया जा सकता है, लेकिन वो कब किया जाएगा? किसी लॉ के तहत, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। रैंडमली आपके लाइफ और लिबर्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यू हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन अगर सरकार को लगता है, अगर अथॉरिटी को लगता है कि ये आपने कुछ जुर्म किया है, आपका लाइफ ख़त्म करना है, तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं एक प्रोसीजर के तहत। जैसे कि किसी को फांसी देना है तो फिर तो उसे फांसी नहीं पड़ेगी अगर ये बोल दिया जाए कि यू हैव राइट टू लाइफ। अगर किसी को फांसी देना है तो वो ये दलील दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि सर आर्टिकल 21 में तो कहा गया है कि यू हैव राइट टू लाइफ एंड यू कैन नॉट हैंग मी टिल डेथ, तो वो शायद बच जाए। लेकिन वहाँ पर यह भी लिखा गया है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आपने कुछ जुर्म किया है, उस जुर्म का सज़ा अगर फांसी है, उस लॉ में लिखा हुआ है, तो आपको वो सज़ा होके रहेगी। However, procedure established by law will have the same meaning as that of due process of law as held in मेनका गांधी केस 1971। तो अब समझते हैं मेनका गांधी केस में क्या हुआ था और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो 2 टर्म होता है, एक टर्म होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है कि आपको जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्या वो किसी लॉ के तहत दिया जा रहा है, वो लॉ किसी कंट्री में है, ठीक है, उस लॉ को जो बनाया है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं है, मतलब वो लॉ बनाने का उसको अधिकार है या नहीं है। और तीसरा चीज़ उसमें क्या दिखा जाता है कि जो आपको लॉ, जिस लॉ के तहत आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो लॉ को प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में ये कहता है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई लॉ बनाई है तो वो लॉ को कौन बनाया है, अगर कोई अथॉरिटी है या नहीं है तो पार्लियामेंट है। उस लॉ को जो बनाया है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को पावर है या नहीं है उस लॉ को बनाने के लिए। सेकंड चीज़ ये हो गया। और तीसरा चीज़, जब उस लॉ का एग्जीक्यूशन हो रहा है रियल ग्राउंड में, तो वहाँ पर जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब समझते हैं क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो मैंने आपको 3 बातें बताई, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कि अगर कोई लॉ है तो उसको कौन बना रहा है, जो अथॉरिटी बना रहा है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और तीसरा जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका हो गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, उसमें ये तीन बातें तो रहेंगी ही, एक चौथी बात आएगी कि ये जो लॉ बना है ये किसी जस्ट रीज़न के लिए बना या नहीं बना है, इसका रैशनल ग्राउंड है या नहीं है। मतलब ये लॉ जो बनाया गया है, इस लॉ को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन गलत है तो ये लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये लॉ अगर ये किसी गलत इंटेंशन के तहत बनाया गया है तो ऑब्वियस है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर सही इंटेंशन से बनाया गया है तो इस लॉ को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में रीज़न क्या है उस लॉ को बनाने का, बैकग्राउंड क्या है, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, वो भी देखा जाता है इन तीन ग्राउंड के साथ। और ये जजमेंट था आपका मेनका गांधी केस 1978 में। अब आते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A says that the state shall provide free and compulsory education to all children for the age of 16 to 14 year in such manner as the state may by law determine। मतलब हर एक बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र के बीच में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। ये आपका एक तरह का DPSP भी है, ये एक तरह का आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 कि हर एक बच्चे को जिसका उम्र 6 to 14 है उसको फ्री में एजुकेशन दिया जाए, ताकि वो बड़ा होके आगे चल के इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 सेज दैट एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट। द पर्सन शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पर्सन को कोई पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उस जिस आदमी को या फिर जिस पर्सन को पुलिस अरेस्ट की है उस आदमी को पूरा अधिकार है अपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब किस कारणवश उसे अरेस्ट किया गया है वो जानने का। और उसका ये भी अधिकार है कि वो जिसे चाहे लॉयर हायर कर सकता है, वो अपने मर्जी का लॉयर अपने केस में रख सकता है, और अगर नहीं है तो फिर उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी जो वहाँ की होगी वो उसको वकील मुहैया कराएगी। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर पीरियड। अगर किसी भी आदमी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसे 24 आवर के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। अगर आप उसे लेके नहीं जाते हैं 24 आवर्स के अंदर, दैट मीन्स इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर जो अथॉरिटी उस आदमी को अरेस्ट की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है। दैट मीन्स अगर आज फ्राइडे है मान लीजिए और आज आपको अरेस्ट किया गया और सैटरडे संडे को जुडिशियल ऑफिस बंद होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर तो 2 दिन का गैप हो गया, तो जो अथॉरिटी आपको अरेस्ट की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जी नहीं, एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें जो नॉन वर्किंग डे है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अगर आपको फ्राइडे को अरेस्ट कर रहा है तो आपको मंडे को वो पेश करना है नेक्स्ट वर्किंग डे में। However, the protection guaranteed under Article 22 shall not be allowed to any person who is for time being an enemy alien, to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। अगर कोई बाहर का फॉरेनर है, कोई एलियन आदमी है, तो उसके लिए ये सारा जो सेफगार्डिंग दिया गया है वो नहीं है। और दूसरा किसके लिए नहीं है? जिसे अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आपके शहर में कोई बड़ा नेता आने वाला है या फिर कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और अगर पुलिस के रजिस्टर में कुछ नोटोरियस आदमी के नाम से रजिस्टर होंगे कि ये लोग कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, ये लोग कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं उस दिन को, तो पुलिस क्या करती है कि बिना किसी ग्राउंड के उसे अरेस्ट कर सकती है, और जब वो फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद उसे रिलीज़ कर सकती है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब एक दिमाग में पुलिस का ये बना रहता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उसे पहले से ही लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, और जब फंक्शन ख़त्म होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो एक तरह का इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, आपको अपना ग्राउंड जानने का अधिकार है या नहीं है, क्यों आपने उसे उठा के अरेस्ट किया है फिर लॉकअप पे डाला है, तो उसका ग्राउंड जानने का अधिकार है। अगर नॉर्मल फंक्शन वगैरह है तो आप पुलिस चाहे तो बता सकती है, और अगर कुछ नेशनल इंटरेस्ट के बात में आ गई कि मतलब कुछ भारत का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, तो पुलिस तो उसे नहीं बता सकती। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है पुलिस के ऊपर, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है या नहीं बताना है। और अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में,
तो ऐसा नहीं है कि उसे ज़िंदगी भर लॉकअप में या फिर हवालात में रख लें, उसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने के बाद भी उसे रखना है पुलिस को, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड है, उससे परमिशन लेनी होती है। एडवाइजरी बोर्ड में कुछ कुछ जजेस वगैरह होते हैं हाई कोर्ट के तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो उनसे पूछ के करना पड़ता है। अगर 3 महीने से आपको अधिक एक्सटेंड करना है कस्टडी को, तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेना होगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो कितना है? 3 महीने का है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन which has been given in Article 23 and 24. Article 23 says that prohibition of traffic in human being and forced labor is prohibited. Traffic in human being and beggar and other similar form of forced labor are prohibited by any law. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, किसी को कहीं से खरीदा कहीं बेच दिया जाके, ये गलत चीज़ है। फोर्स्ड लेबर, आप किसी से फोर्स करके काम नहीं करा सकते हैं। बेगारी मतलब क्या? आप किसी से फ्री में काम नहीं करा सकते हैं, ये भी एक तरह का गुनाह है। तो ये सारा जो है फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगारी, दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी काम में जो कि खतरे वाला है, हजार्डियस है, उसमें 14 साल के कम बच्चे को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा, घर में जो नौकर रखते हैं, अगर वो 12 साल का है, 13 साल का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, तो उसे अगर हम घर में रख रहे हैं तो चाइल्ड लेबर का केस क्यों नहीं होता है घर में नौकर रखने वालों के ऊपर? तो केस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक हजार्डियस काम नहीं है, वो नॉर्मल काम है। और उसमें कुछ प्रोविजंस ये भी है कि अगर आप घर में किसी नौकर को रखे हुए हैं, उसका एज 14 से कम है, और अगर वो अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई करता है, स्कूल जा रहा है, और आपका शाम टाइम में सुबह टाइम में आके काम कर रहा है घर का, दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ लेबर, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट टाइम वर्क फॉर हिज सर्वाइवल। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन which has been covered under Article 25 to 28. Article 25 says that freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. That means आप जिस धर्म का चाहे पालन कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपोगेट कर सकते हैं। All person are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. However, this right is subject to public order, morality and the health. That means these are the 3 ground: public order, morality and the health. इस तीन ग्राउंड के तहत आपके आर्टिकल 25 में जो राइट्स दिए गए हैं उसको कर्टेल या फिर खत्म किया जा सकता है। वो कौन सा ग्राउंड है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका आर्टिकल 25 का अंडर फ्रीडम खत्म कर दिया जाएगा। अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो रहा है, अगर आप कुछ पूजा कर रहे हैं, बहुत लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और दूसरे का डिस्टर्बेंस हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, किसी का सर में दर्द हो रहा है, उसका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपका जो फ्रीडम है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर द स्टेट कैन मेक any law to regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. That means अगर स्टेट चाहे, अगर सरकार चाहे तो लॉ बना सकती है रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए। प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इन द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। सिंपल है। The wearing and carrying of कृपाण shall be deemed to be included in the profession of Sikh guru. आप देखे होंगे कि जो सिख लोग होते हैं वो लोग अपने पास छोटा सा एक तलवार टाइप का कुछ रखते हैं। तो मतलब वहाँ तो साफ लिखा हुआ था ना आर्टिकल 19 में कि यू कैन नॉट असेंबल, यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यू कैन नॉट असेंबल विथ आर्म्स। तो आप हथियार लेके असेंबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिख लोग कर जाते हैं क्योंकि उनके पास छोटा तलवार होता है। तो उन्हें आर्टिकल 25 के तहत ये दिया गया है कि आप कृपाण रख सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यहाँ पर भी वही रेस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose। आर्टिकल 26 ये कहता है कि मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस पर्पज़ के लिए। टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन,
आप वहाँ का जो आपका काम काज है वो आप मैनेज कर सकते हैं आपके इंस्टीट्यूशन का। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आप लॉ के तहत उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 सेज दैट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, मतलब कोई भी धर्म आपके ऊपर कंपलसरी टैक्सेशन नहीं लगा सकती है कि अगर आप मान लीजिए आप एक्स धर्म के हैं तो एक्स धर्म आपको ये नहीं कह सकता है कि आप कंपलसरी आप मुझे मतलब टैक्स दीजिए धर्म के प्रमोशन के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर चाहें तो स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाया सकता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई सरकारी स्कूल है, अगर आप वहाँ पर कोई धर्म का पाठ हो रहा है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप वहाँ जाके उसे अटेंड करें। यह आपके ऊपर है, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, आप जाते हैं नहीं जाते हैं। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट which has been mentioned in Article 29 and 30. Article 29 says that protection of interest of minorities. There are two kind of minorities which has been recognized by our constitution. These are religious minorities and linguistic minorities. धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे, और कोई आधार नहीं है। Any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof have a distinct language, script or culture. Language, script और culture ऑफ इट्स ऑन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब अगर आप किसी भारत में किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपका लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपका पढ़ने लिखने का तरीका अलग है, तो आप उसे कंजर्व कर सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इस लैंग्वेज को छोड़ दो, इस कल्चर को छोड़ दो। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। मतलब अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उससे स्टेट से, सरकार से पैसा मिल रहा है, तो आपको वो एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है। तो कौन कौन से ग्राउंड पे नहीं कर सकता है? न कि आप किसी अलग धर्म के हैं, रिलीजन के हैं तो डिनाई नहीं कर सकता है, आप किस रेस के हैं, किस कास्ट के हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये 4 ग्राउंड है, इसके ऊपर वो डिनाई नहीं कर सकता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑल माइनॉरिटीज whether based on religious or language, that means 2 kind of minorities, religious and linguistic, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. आप अपना बना सकते हैं, आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। The state shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language. That means state जो सरकार है जो वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो आपको हम फंडिंग नहीं देंगे, मतलब सभी को वो बराबर देंगी। अब आते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बेसिकली वाज इन द फंडामेंटल राइट कैटेगरी, बट नाउ इट इज़ नॉट इन फंडामेंटल राइट, इट इज़ ए लीगल राइट। आर्टिकल 31 was repealed by 44th Constitutional Amendment Act 1978 and it is placed under Article 300A। तो हुआ क्या था कि जब आपका देश आज़ाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय लैंड रिफॉर्म्स का बहुत ज़रूरत था भारत में। तो उस समय क्या हुआ कि जो लैंड सीलिंग था, लैंड होल्डिंग था, इसको ख़त्म करना था। मतलब अगर किसी बड़े बड़े आदमी के पास बहुत ज़मीन है तो उसे बांट के गरीबों में देना था, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था कुछ हद तक लैंड का, ताकि डेवलपमेंट हो सके भारत में। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, जिसके वजह से डेवलपमेंटल प्रोसेस हैम्पर हो रहा था। तो अगर सरकार, अगर मान लीजिए कोई गांव है, अगर वहाँ से सड़क बननी है, हाईवे बनना है, तो ऑब्वियस है कि हाईवे बनने के लिए सरकार को वहाँ की लैंड ज़मीन चाहिए होगी ताकि वहाँ से रोड बन सके। तो सरकार अगर किसी भी गांव वाले को बोलती है कि तुम अपना रोड ज़मीन दे दो, मुझे रोड बनाना है, तो सरकार अगर ज़बरदस्ती भी ले लेती है तो लोग क्या करते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट चलो या फिर हाई कोर्ट चलो। और हाई कोर्ट के पास कोई, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था कि इट इज़ फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, सो इट विल डिक्लेयर दैट
ऑर्डर एज नल एंड वॉइड। तो सरकार को बहुत ही दिक्कत हो रही थी लैंड एक्वायर करने में डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए। तो जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया तो क्या किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू लैंड वाला था जो, इसको हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया और उसको बना दिया गया एक तरह से लीगल राइट। और जब वो लीगल राइट बन गया तो अब कोई भी लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकती थी अपील करने के लिए कि सरकार हमारी ज़मीन ले ली है किसी डेवलपमेंट काम के लिए। तो सरकार के सामने जो एक वो हर्डल था लैंड एक्वायर करने के लिए वो खत्म हो गया एक तरह से। आर्टिकल 31B द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 9 शेड्यूल कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एनी कैटेगरी ऑफ लॉ आयर कोयलो केस कंप्लीट ब्लैंकेट इम्यूनिटी अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली आर्टिकल 31 भी क्या कहता है कि जब आपका आईआर कोहिलो केस हुआ था तो इसमें क्या हुआ था ना कि मतलब इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जब आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया था तो उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया था तो पार्लियामेंट ने ये कहा था कि मतलब लॉ जो पास किया गया था 1951 में, तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी आपका लैंड रिफॉर्म्स का जो लॉ है आप उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इट डजंट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो पार्लियामेंट को लगा कि नहीं सॉरी तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लॉ को हम किसी कोर्ट में चैलेंज कैसे नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहिलो केस में कहा कि केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उस केस के पहले तक जो भी लॉ बना है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद जो भी लॉ बना है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो लिखा हुआ है कंप्लीट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था वो लैंड रिफॉर्म को कंप्लीट इम्यून डाल दिया, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन आईआर कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका केशवानंद भारती के केस के बाद जो भी आपका लॉ है उससे हम चैलेंज कर सकते हैं। देयर कैन नॉट बी ए कंप्लीट ब्लैंकेट इम्यूनिटी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप उसे खत्म करते हैं दैट मीन्स यू आर वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो लास्ट सेट ऑफ राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32। It deal with the right to move to Supreme Court for the enforcement of fundamental right including the writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। तो अब समझते हैं कि habeas corpus किसके खिलाफ इश्यू हो सकता है। ये इश्यू हो सकता है स्टेट के खिलाफ, स्टेट मतलब सरकार के खिलाफ, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। जो मंडामस है ये कर इश्यू हो सकता है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। प्रोहिबिशन जो है ये इश्यू हो सकता है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ। सर्टियोरारी जो है ये इश्यू हो सकता है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल के खिलाफ। यह क्यो वारंटो ये हो सकता है इश्यू पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। तो अब ये राइट्स क्या क्या है, ये क्या क्या रेमेडीज़ हैं, अब इसे समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिट, मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड पर्पस ऑफ इश्यू। तो सबसे पहले है हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। इसे समझते हैं। अगर ऐसा होता है कोई भी पुलिस या फिर कोई भी आदमी किसी और आदमी को ज़बरदस्ती अपने पास पकड़ के रख लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है, उसे रिलीज़ नहीं करता है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रिलीज़ नहीं करता है, उसे अपने पास रखता है, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। और वहाँ जाके हम ये बोल सकते हैं कि हमारे आदमी को सो एंड सो पर्सन ने डिटेन करके रखा हुआ है, इसे रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेंगे इसे, अगर ग्राउंड वैलिड निकला तो सुप्रीम कोर्ट विल इश्यू द रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस टू रिलीज दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द कस्टडी। उसके बाद है मंडामस। मंडामस का मीनिंग होता है वी कमांड, मतलब ऑर्डर इश्यू करना। टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। अगर इन सब में से कोई अपना काम सही से नहीं कर रही है या ठीक तरह से नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो मंडामस इश्यू कर सकती है, मंडामस का रेट। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी अथॉरिटी अपना काम सही से नहीं कर रही है तो उसे कहा जाएगा कि अपना काम सही से कीजिए, अगर गलत तरीका है तो उसे सही तरीका पे लेके आइए। तो ये जो मंडामस वाला रिट है
क्या ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ इश्यू हो सकता है, क्योंकि वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी हैं? लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब के खिलाफ ये मंडामस इश्यू नहीं हो सकता है, दैट इज एक्सेप्शन। सर्टियोरारी, टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। और एक होता है प्रोहिबिशन। सर्टियोरारी उस समय पास किया जाता है जब कोई लोअर कोर्ट किसी भी केस की सुनवाई कर रही थी और उस केस का जजमेंट दे दिया गया, मतलब फैसला आने के बाद जो रीट पास होगा वो होता है सर्टियोरारी, और फैसले के दौरान जो पास होता है वो है प्रोहिबिशन। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। अगर लोअर कोर्ट जो है, अगर वो किसी भी केस को हियर कर रही है और वो अपना फैसला सुना दी, और अगर हायर कोर्ट को लगता है, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो लोअर कोर्ट जो भी फैसला दी है वो शायद कहीं ना कहीं उतना सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 19-20 का फ़र्क है, या फिर हो सकता है कि पूरा गलत तरह का जजमेंट दे दिया गया हो, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट उस चीज़ को क्वाश कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि ये सही नहीं है, कोर्ट उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद प्रोहिबिशन क्या कहता है? टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुडिक्शन टू ट्राई। अगर कोई लोअर कोर्ट है वो किसी भी केस को हियर कर रही है, जैसे कि मान के चलते हैं जो आपका दो स्टेट के बीच में अगर कोई लड़ाई है या फिर किसी तरह का अनबन है, और वो उसका सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगर किसी भी दो स्टेट, दो राज्य के बीच में, अगर मान के चलते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और इसका सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन इसका सुनवाई अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट या फिर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, अगर वहाँ पर जाके इसका सुनवाई हो रहा है, दैट इज इट इज़ बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू डिसाइड द फेडरल इश्यू। दैट मीन्स ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो उसके कैपेसिटी के बाहर है, आप इस मैटर को डील नहीं कर सकते हैं। अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट कुछ ऐसा सुनवाई कर रही है जो उसके अथॉरिटी में नहीं आता है, जो उसकी पावर में नहीं आता है, तो हायर कोर्ट कैन इश्यू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू स्टॉप द हियरिंग ऑफ दैट केस एंड ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ। उसके बाद है क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पे बैठे हो, आप किस अधिकार से इस ऑफिस में हो। तो टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड। अगर कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, अगर किसी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो किसी भी ऑफिस में है, अगर वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो कोर्ट बोल सकती है कि अपना अथॉरिटी शो करो। अगर आप अथॉरिटी शो नहीं कर पाएँ तो आपको कोर्ट वहाँ से रिमूव कर सकती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है 2001 में, जब जयललिता चीफ मिनिस्टर बनी थी तमिलनाडु की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किया था क्यो वारंटो और उन्हें चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से हटा दिया गया था। रीज़न वही था कि वो कुछ मतलब इलेक्शन की वजह से वहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ था, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं थी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर वहाँ बन गई थी। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाके पिटीशन डाला, रिट पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अथॉरिटी चेक किया तो वो उस अथॉरिटी के अकॉर्डेंस नहीं थी, तो उन्हें चीफ मिनिस्टर की गद्दी से हटा दिया गया। तो ये है क्यो वारंटो। तो हमने देखा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स क्या कहती हैं, सारा आर्टिकल, उसका प्रोविज़न क्लॉज बाय क्लॉज। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स।